तो आज हम कुछ चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 11th क्लास का एक पोर्शन होता था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तुमने अगर पढ़ा था 11th में। तो जैसे कि ये एक स्प्रिंग है और इसके साथ में एक ब्लॉक सस्पेंडेड है। ये ब्लॉक का मास है m और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k के बराबर है। ये वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। तो अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसमें कौन कौन से फोर्स होंगे? हाँ, नीचे mg लग रहा होगा। और अभी ये है नेचुरल लेंथ में, तो इसलिए ये कुछ धीरे धीरे हम इसको रिलीज करते हैं, धीरे धीरे नीचे आने देते हैं, तो एक पर्टिकुलर लेंथ पे आके ये रुक जाएगा। मान लेते हैं कि वो लेंथ कितनी है, ये x0 है, ठीक है। और हम इस वाली पोजीशन में फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ का, इस वाली पोजीशन का, जबकि ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 है। तो मैंने एक mg बनाया। स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा इस पर। स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा? नहीं 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 नहीं, वैल्यू बोलो उसकी। स्प्रिंग फोर्स kx0, तो स्प्रिंग फोर्स है kx0 के बराबर, ठीक है। ये है इक्विलिब्रियम। अब इसी में सिचुएशन को हम थोड़ा बदल देते हैं। मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है अभी, ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में। यहाँ पर ये है नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब इस ब्लॉक को हमने यहाँ से धीरे धीरे नहीं अलाउ कर रहे हैं आना, हमने इसको यहाँ से जस्ट छोड़ दिया। तो अगर इसको हम छोड़ देंगे तो अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रुकेगा नहीं, ये यहाँ पर आएगा x0 पोजीशन पर। ये डिस्टेंस कितनी होगी, x0, ठीक है। यहाँ नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स कितना है, 0 है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि ये अपने इनर्शिया की वजह से और आगे चला जाएगा और आगे जाके कहीं रुकेगा। ये क्लियर समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। यहाँ पर इसको जब हमने रिलीज किया था ब्लॉक को, तो स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही थी कि डिक्रीज हो रही थी? यहाँ पर आके स्पीड कैसे हो जाएगी? यहाँ पर स्पीड कैसे होनी चाहिए? यहाँ नेट फोर्स 0 हो गया, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स मिलके बराबर हो गए। यहाँ पर जब इसको हमने रिलीज किया था तो स्प्रिंग फोर्स कितना था? यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स था 0, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा, स्प्रिंग में एलोंगेशन बढ़ता जाएगा। स्प्रिंग में जैसे जैसे एलोंगेशन इंक्रीज होगा तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आने के बाद इस जगह स्प्रिंग फोर्स और mg दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये बात क्लियर है? हाँ। तो यहाँ पर आने के बाद जो वेलोसिटी है इस वाली पोजीशन पर, ये वेलोसिटी सडनली कैसे 0 हो जाएगी? वेलोसिटी तो रहेगी ना इसमें, यहाँ पर कि नहीं होगी? यहाँ से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आके एक्सेलरेशन 0 हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ के 0 हुआ, लेकिन वेलोसिटी तो सडनली 0 नहीं होगी। इसके बाद ये क्या होगा, यहाँ रुक नहीं पाएगा और आगे चला जाएगा। लेकिन जैसे ये आगे जाएगा तो अब रुकना शुरू कर देगा। ये अब रुकना क्यों शुरू कर देगा? नहीं, क्यों डिक्रीज होने लगेगी? वेलोसिटी डिक्रीज होने के लिए फोर्स होना चाहिए वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो mg और kx0 कैसे हैं, इक्वल हैं। ये mg और kx0 दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। कहाँ पर? इस जगह। लेकिन जैसे ही ब्लॉक और नीचे जाएगा तो अब कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा?
spring force will be greater now. Spring force will be greater than gravitational force. So net force becomes vertically upward. किस रीजन में? A to B में. A to B में spring force is greater as compared to gravitational force. Therefore, net force on the block is vertically upward. So velocity is downward, net force is upward. That is why block starts slowing down. धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी और B पॉइंट पे आके ये मोमेंटरीली रेस्ट में आएगा, परमानेंटली नहीं रुकेगा, एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट में आएगा, क्योंकि अभी भी इस पर कौन सा फोर्स बढ़ा है? स्प्रिंग फोर्स बढ़ा है। फिर ये ऊपर चलना शुरू करेगा, ऊपर चलना शुरू करेगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते ए पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा? 0। लेकिन ये फिर नहीं रुक पाएगा यहाँ, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 नहीं हुई, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा और फिर फाइनली ये यहाँ पर ऑसिलेट करता रहेगा। आए समझ में? क्लियर है कि नहीं ये बात? इस जगह वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी? इनफैक्ट वेलोसिटी इज मैक्सिमम, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पर? 0। ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जब तक दिमाग में ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए। एक्सेलरेशन 0 हो गया है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ आरुषि बोलो। यहाँ पर इसका एक एग्जांपल बड़ा सिंपल सा मैंने दिया था आपको एक बार शायद, कि एक कार को अगर हम स्टार्ट करें, एक्सीलेटर दबाएं, तो जब तक एक्सीलेटर दबा रहा तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे ही एक्सीलेटर से पैर हटाया तो वेलोसिटी एकदम से 0 थोड़े हो जाएगी। वेलोसिटी उस पॉइंट के बाद जैसे ही एक्सीलरेटर से हम पैर हटाते हैं तो वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी अब फर्दर इंक्रीज नहीं होगी तो अभी जो वेलोसिटी है वो कैसी है? मैक्सिमम। वही मैक्सिमम हुई ना जब एक्सीलरेटर से पैर हटाया तब, उसके बाद तो डिक्रीज होने लगेगी। तो यहां से लेके और पॉइंट ए तक एक्सीलरेटर दबा हुआ था तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, यहां पर आके नेट फोर्स 0 हो गया, यानी कि एक्सीलरेटर से पैर हटा लिया और इसके बाद तो फिर ब्रेक लग गए, यानी कि ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया। तो धीरे धीरे ये क्या होगा? रुकना शुरू करेगा और बी पे जाके रुक जाएगा। ठीक है? मैंने अभी बताया ना, ये पॉइंट ए के अबाउट ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे, ये कभी नहीं रुकेगा, हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अरे अब यहां पर बताओ कि ये वाली जो डिस्टेंस है जो मैंने बनाई अभी तक, ये क्या है? ये है इसका मैक्सिमम एलोंगेशन, एक्सएम लिखता हूं मैं। एक्सएम इक्वल टू ये है मैक्सिमम एलोंगेशन और एक्स नॉट क्या है? एलोंगेशन इन मीन पोजीशन। मीन पोजीशन भी कहते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, जहां पर नेट फोर्स 0 होता है। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होगी? एक्स नॉट इक्वल टू आएगा mg अपॉन के। ये क्लियर हुआ? mg अपॉन के। आरुषि, नेट फोर्स 0 है तो के एक्स नॉट किसकी इक्वल है? mg के। तो के एक्स नॉट इक्वल टू mg, यानी कि एक्स नॉट कितना है? mg बाई के। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है कि इफ ब्लॉक इज रिलीज्ड from this position, then find maximum elongation. Find maximum elongation. तो हमको ये बताना है कि इसमें मैक्सिमम elongation क्या होगा। ठीक है? तो मैक्सिमम elongation निकालने के लिए हम यूज करेंगे, वी यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज करते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। एक पॉइंट है ऊपर वाला, ये ए बी था, ऊपर वाले पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। तो हम कौन से दो पॉइंट के बीच में लगाएंगे? पी और बी के बीच में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस।
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, ये लिखते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब कहां पर काइनेटिक एनर्जी, बी पॉइंट पर, इनिशियल मतलब पी पॉइंट पर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी है इसकी, यहां काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। जब रिलीज किया यहां से, रिलीज किया था बेटा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 है, और फाइनली यहां के रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है, 0 है। अब इस फोर्स पर वर्क निकालना है हमको। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया है और एक स्प्रिंग फोर्स ने। ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो एम जी और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स एम, और एंगल कितना है दोनों के बीच में, कितना, 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला वर्क का तुम्हें याद होना चाहिए, वो होगा हाफ के एक्स एम स्क्वायर। याद है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ के एक्स एम स्क्वायर। और स्प्रिंग फोर्स का वर्क लेकिन नेगेटिव है, बिकॉज व्हेन ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव। इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स एम कितना आ जाता है, 2 mg/k। कितना आया, ये आया समझ में कि नहीं, ये इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ये 2 mg/k हो जाएगा। तो मैक्सिमम एलोंगेशन होता है 2 mg/k और इक्विलिब्रियम में एलोंगेशन कितना होता है, mg/k। ये दो रिजल्ट तो तुम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह से ना याद भी रखना, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला, वो अभी भी मैं दिखा दूंगा, पहले तुम इसको करो। अच्छा, इसको नोट करना है, हाँ चलो नोट कर लो। अच्छा, इसको मैं हट जाता हूँ सामने से जरा। हो गया, आरुषि। अब मैं एक क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा हूं अभी, इसको बताना है, इसको सॉल्व करो। अब इसमें क्या सिचुएशन है बेटा, कि ब्लॉक इनिशियली कैसा है, इक्विलिब्रियम में है,
अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है इनिशियली, तो इस ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, मान लो यहीं पर ये इक्विलिब्रियम में है, तो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, और एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा kx0, और kx0 इक्वल टू कितना होगा mg के बराबर, और x0 होगा mg/k। ये तो पहले जैसे ही रिजल्ट आ गया। लेकिन इसके बाद क्या किया है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको सडनली स्विच ऑन कर दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज स्विच्ड ऑन, ठीक है। तो E को हमने सडनली स्विच ऑन कर दिया, तो बताना है मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा इसका। और इस ब्लॉक पर जो चार्ज है वो है Q के बराबर, ठीक। ये सिचुएशन है। हाँ, तो जैसे ही हमने t इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो अब क्या होगा, ये कहाँ जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ए ब्लॉक ऑफ मास m एस चार्ज q, it is suspended by a spring. As shown in figure. Initially, block is in equilibrium. At t equal to 0, suddenly an uniform electric field E vertically downward is switched on. Find maximum elongation. In the spring, तो स्प्रिंग में अब मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हो जाएगा ये चेक करना है हमको। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया, इस पर फोर्स लगा, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, यहाँ पर आके कहीं रुक गया। और ये जो एलोंगेशन है इसका, ये एलोंगेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करने के बाद। और एक एलोंगेशन इसमें ऑलरेडी रहा होगा। वो किस वजह से रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स में जब ये इक्विलिब्रियम में था तो x0 पहले से ही रहा होगा। तो स्प्रिंग का जो मैक्सिमम एलोंगेशन है वो ये हुआ xm, ठीक है। अब हमको निकालना है, इसमें भी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। तो ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन है A और फाइनल पोजीशन है B, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि KB माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब ये A पोजीशन पे था, इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? xm नहीं, इसको मान लेते हैं ये x1 नीचे गया, तो ये होगा mg x1। xm नहीं अच्छा, xm माइनस x1, हाँ तो ठीक बोला फिर। तो mg इंटू x1। अब स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना होगा? अब इसमें देखो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क है ना, अब इनिशियली स्प्रिंग कैसी थी? ऑलरेडी एलोंगेटेड थी। तो ऐसे केस में वर्क निकालने के लिए क्या किया करो, तुम लिखा करो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये याद कर लेना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है स्प्रिंग की, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यहां वर्क हम कितना लिख देंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे इसकी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर, ठीक है। एक्स वन नहीं, सॉरी, एक्स एम स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग में टोटल एलोंगेशन कितना होगा, एक्स एम होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर। और अब यहाँ से इसको और चेंज कर सकते हैं इक्वेशन को, जीरो इक्वल टू एम जी एक्स वन, तो एक्स वन को हम लिख सकते हैं एक्स एम माइनस एक्स नॉट। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स एम में, और इसको सॉल्व करके और फिर हम आंसर निकाल लेंगे। लेकिन इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं, इसको पूरा नहीं करना, बाकी मेथड याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। और न्यूमेरिकल वैल्यू जब क्वेश्चन में दी होगी तो इक्वेशन को सॉल्व करना भी ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो ये अप्रोच याद रखना। वहां पर हमने वर्क लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का और स्प्रिंग फोर्स का। अच्छा, एक चीज छूट गई यार, अभी जिसके लिए क्वेश्चन मैंने लिया था वो तो भूल गया। इसमें वर्क डन बाय क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना होगा आरुषि, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, क्यू क्यू ई, ये तो फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और इसका वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। तो ऐसे याद रखना, इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। अब थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन में, थोड़ा सिंपल दे दूं, ये वाला थोड़ा सा तुमको डिफिकल्ट लग गया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में सिचुएशन में ये चेंज, क्या, दोबारा बोलो क्या, पोटेंशियल एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हाँ, एक मिनट, दोबारा, फोर्स ऊपर लग रहा है तो किस चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्स को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं ये बोलो। नहीं 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 नहीं, पहले तो तुम ना ये जो तुम अभी जो बोलते हो ना, बट असल में क्या है, तुम 11th के कॉन्सेप्ट तुम लोगों के ना अभी है नहीं थे, तुम ना कोई भी चीजें कैसे भी याद कर रखी हैं तुमने। एक एक चीज पे बात करो आराम से। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लिख लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन, नहीं नहीं समझे तुम अभी। पहले आप पहले सारी चीजों पे बात करो। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना लिखा हमने, इसका काम हो गया कंप्लीट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना लिखा, ये इसका काम कंप्लीट हो गया। अब वर्क बचा किसका, नहीं नहीं, मैं उसका आंसर दो, किसका वर्क बचा, स्प्रिंग फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स के वर्क का फॉर्मूला मैंने पोटेंशियल एनर्जी से क्यों रिलेट किया, इसलिए रिलेट किया क्योंकि तुम्हारे को अभी पूरी तरह से वर्क आता नहीं पोटेंशियल इसका। तो जिनको पूरी तरह से आता नहीं है वर्क निकालना, उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी से निकलवा देते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब सॉरी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा मैंने डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? पोटेंशियल एनर्जी की है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, ये क्या देगा हमको? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क। तो ये नेगेटिव साइन को अगर मैं यहां ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो जिन लोगों को वर्क नहीं पता है, इसलिए मैंने अवॉइड किया उसको तुम्हें ले जाना वर्क पे पोटेंशियल, और उसको सिखाया किससे? पोटेंशियल एनर्जी से। कि अगर तुम्हें स्प्रिंग का वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो उसको किससे निकाल लोगे? किससे? ये क्या लिखा हुआ है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो किसके बराबर जाएगी? वर्क डन के। लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन के। तो इसलिए हमने इनिशियल माइनस फाइनल किया, तो इससे वर्क निकल आया और वर्क को हमने यहां पर प्लस कर दिया। अब इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर कम है और फाइनल ज्यादा है, तो वर्क अपने आप कैसा जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो ये वाली जो टर्म है ये नेगेटिव, ये बड़ी हो जाएगी, तो नेगेटिव आएगा ना वर्क। अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहां से देखो ना ये, तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए मैंने तुम्हें बचा के निकाला वहां से स्प्रिंग फोर्स के वर्क में, कि तुम इसमें क्या लिखोगे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल। अच्छा, अब डिसाइड हमको मालूम है इसमें कि कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है स्प्रिंग की? इनिशियल वाली ज्यादा है या फाइनल वाली ज्यादा है? फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है? बी में है, और एलोंगेशन यहां पे ज्यादा था। तो यानी कि फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? ज्यादा आएगी। और वर्क कैसा आएगा स्प्रिंग का? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव ही आएगा, और आना भी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि ब्लॉक जब नीचे जा रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्लियर सारे पॉइंट? चलो अब इसमें सॉल्व करना है। ये ब्लॉक है मास m का, इस पर चार्ज है प्लस q, एंड एट t इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में स्विच ऑन कर दिया हमने, स्विच ऑन। फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन। अब इसमें क्या है, ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था, तो इनिशियली स्प्रिंग कैसी रही होगी? इनिशियली स्प्रिंग रही होगी नेचुरल लेंथ में, उसमें कोई एलोंगेशन नहीं रहा होगा। ठीक है, सो इनिशियली ब्लॉक वॉज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अब इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया तो बताना है मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा। नहीं, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है।
कितना आया? 2 QE/K। आरुषि तुम्हारा कितना है? अप्लाई क्या करेंगे हम इसमें? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या इक्वेशन लिखी बोलो? ये इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन में जब ये ब्लॉक पहुंच जाता है यहाँ, तो हमने मान लिया कि ये है इसका मैक्सिमम एलोंगेशन। मैक्सिमम एलोंगेशन के केस में वेलोसिटी कितनी होगी और इनिशियल कितनी होगी? अब लिखो, क्या लिखेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें? हाँ, तो ये ए है, ये मान लेते हैं बी पोजीशन है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ए इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस। तो लिखो के बी कितना? के ए 0, और कूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्विच ऑन की है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का QE/XM, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना? प्लस क्यों लिखा है? अच्छा, हाँ, ओके। क्या अपोजिट है? हमेशा अपोजिट नहीं होती है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स किसकी अपोजिट होती है? नहीं, हम नहीं 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 बेटा, स्पेसिफिक बोलना सीखो। हमारे ऊपर थोड़े स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग जिसके ऊपर फोर्स लगा रही है उसके बारे में बात करो ना। स्प्रिंग फोर्स किसके अपोजिट है? फोर्स तो ब्लॉक पे लग रहा है ना, तो किसके अपोजिट है? ब्लॉक के। अरे, हम रिलेशन फिजिकल क्वांटिटीज में बात करो ना। ब्लॉक के अपोजिट है, ब्लॉक कोई बॉडी अपोजिट है, तो ब्लॉक कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी होती है। किसके अपोजिट है? जैसे मैं कहूँ, जैसे तुमने कहा कि हमारे अपोजिट होती, तो हमारी कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है कि हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन बिकॉज वी आर नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो दिमाग में पहले ना ये चीजें करो, जरा स्पेसिफिक बोलना सीखो, बिल्कुल एक्यूरेट। स्प्रिंग फोर्स किसकी अपोजिट डायरेक्शन में है? ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट राइट साइड होगा और स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, इसलिए वर्क नेगेटिव है। लेकिन स्प्रिंग फोर्स और अगर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्प्रिंग का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, तो माइनस। अब इसमें क्वाड्रेटिक बन गई तो ये सॉल्व नहीं हो रही है क्या? XM कॉमन आएगा और बस सॉल्व हो जाएगा। तो XM कितना है? 2QE/M। अच्छा, ये तो मैक्सिमम एलोंगेशन हो गया। अब बताओ इक्विलिब्रियम में एलोंगेशन कितना है? हाँ सॉरी, 2QE/K। व्हाट इज elongation in equilibrium condition? इस वाले केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन, बेटा बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना elongation होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो होना। तो नेट फोर्स जीरो करके निकालो इसमें। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनाए तो कौन कौन से फोर्स बनाएंगे उस पर? राइट साइड में कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पर, ब्लॉक पर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा होगा QE।
स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा होगा? लेफ्ट साइड में लग रहा होगा। के एक्स नॉट मान लेते हैं इसको। तो इक्विलिब्रियम में दोनों कैसे होंगे? इक्वल। तो क्यू ई कितना हो जाएगा? के एक्स नॉट। तो एलोंगेशन कितना होगा? क्यू ई अपॉन के बराबर। ठीक है, इसमें जो एलोंगेशन है वो कितना आया? क्यू ई अपॉन के। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये है। तो देखो वहां पर जो काम एम जी कर रहा था वही काम यहां पर कौन कर रहा है? क्यू ई कर रहा है। एम जी एक कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ था। ठीक है, क्लियर ये बात? आरुषि बोलते जाए करो, ऐसा ना लगे कि तुम लोग जो है मन ही मन में कुछ सोच रहे हो, या फिर ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा, या फिर लगे कि सो गए हो। तो अब एक चीज और बताओ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो होता था उसका टाइम पीरियड क्या होता है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑफ मास एम एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के परफॉर्म्स एसएचएम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या करता है? हमेशा एसएचएम करता है। उसको कैसे भी छोड़ दो, अगर हम यहां से रिलीज कर दें इसको, ब्लॉक को, और इसको ऑसिलेट करा दें अगर, तो ये ऑसिलेट करता रहेगा, और ऑसिलेट करता रहेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है? ये सब 11th क्लास में था। हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। आरुषि आवाज नहीं आई तुम्हारी, लगता है तुमने नहीं पढ़ा। ये सारे केसेस होते हैं ना, इन सभी केसेस में इसका जो टाइम पीरियड होता है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। याद आया? तो अगर हमने यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तब भी इसका टाइम पीरियड इतना ही रहेगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर कोई कांस्टेंट फोर्स लगा देते हैं, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स लगा होता है तो उसका टाइम पीरियड इतना आता है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा दें उसके ऊपर जो कि कांस्टेंट हो, तब भी उसका टाइम पीरियड कितना रहता है? यही रहता है। ठीक है, याद रखना टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इस इसके अलावा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता था? 2 पाई अंडर रूट, पूरी बात बताओ आरुषि। हाँ दिव्येश। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये टाइम पीरियड होता था नॉर्मल कंडीशन में। अब इसमें नोट करो कि हम डिफरेंट केसेस लेते हैं, या स्पेशल केस कह सकते हो उसको। स्पेशल केस में अगर मैं केस 1 ले लूँ, ये पेंडुलम है, इसका मास है m और इस पर चार्ज है प्लस q, स्ट्रिंग की लेंथ है l। अगर यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में E, तब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इस केस में? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस क्यू ई अपॉन एम के बराबर। कितना टाइम पीरियड होता है इसमें? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम। मेथड क्या है इसको निकालने का? टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव ग्रेविटी। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेंगे पेंडुलम पर, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो पेंडुलम में एक फोर्स नीचे mg लग रहा होगा, प्लस एक और फोर्स कौन सा लगेगा? QE, ऊपर टेंशन लग रहा होगा। तो जी इफेक्टिव निकालने का तरीका होता है, जी इफेक्टिव होता है टेंशन इन इक्विलिब्रियम
अपॉन मास। तो जी इफेक्टिव इक्वल टू टेंशन कितना है, एम जी प्लस क्यू ई अपॉन मास। तो जी इफेक्टिव कितना जाएगा, जी प्लस क्यू ई बाई एम। समझ आया? इफेक्टिव ग्रेविटी निकालने का तरीका क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेंशन निकालो और उसको मास से डिवाइड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू जी इफेक्टिव। और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम। समझ गए? चलो दूसरा केस लेते हैं जरा हम इसी तरह का। नहीं अभी नोट करने का मौका देंगे तुमको, रुक जाओ पहले, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, आगे हम कम बढ़ पाएंगे। मुझे ये सॉल्व करके दिखाओ अब। ये सिंपल पेंडुलम है, मास एम है, चार्ज प्लस क्यू है, स्ट्रिंग की लेंथ है एल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, लेकिन डायरेक्शन कैसी है इसकी, अपवर्ड है। अब बताओ टाइम पीरियड ऑफ मोशन कितना आएगा इसका। तो इसमें टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया पहले तो ये एम जी, और ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन, और एक फोर्स और ऊपर लगेगा क्यू ई। तो यहां पर टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी माइनस क्यू ई। और इसमें और ये याद रखना, प्रोवाइडेड क्यू ई मस्ट बी लेस देन एम जी। ठीक है, अगर एम जी बड़ा हो गया, सॉरी क्यू ई बड़ा हो गया अगर एम जी से, तब तो ये ऑसिलेट ही नहीं करेगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, स्लैक कर जाएगी। समझ में आई ये बात, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी अगर क्यू ई की वैल्यू ज़्यादा हुई। तो क्यू ई को होना चाहिए लेस देन एम जी। और इस केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाई एम। समझ गए? अब ये तुम्हें सॉल्व करके दिखाना जो मैं यहां लिख रहा हूं, केस नंबर 3। इसमें ये सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब है जिसका मास है एम, चार्ज है प्लस क्यू, स्ट्रिंग की लेंथ एल है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में यूनिफॉर्म। फाइंड टाइम पीरियड। तो इसमें टाइम पीरियड बताना है क्या होगा। ठीक है, अब मैं हाइड कर लेता हूं अपने आप को, अब तुम लोग करो।
हो गया। कितना? P G इफेक्टिव? नहीं नहीं, अभी कहाँ से जी इफेक्टिव? मैंने क्या बताया? टेंशन अपॉन मास, ये होता है। तो इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर आएगी? जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी, कहां पर होगा ये पार्टिकल? ये मास एम की पोजीशन क्या होगी बताओ? ये वर्टिकली होगा या किसी एंगल पर होगा? क्योंकि कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा होगा ना इस पर, तो कहां पर होगा ये? यहां कहीं होगा। ये फोर्स लग रहा होगा इस पर क्यू ई, और एक फोर्स लग रहा होगा इस पर एम जी। तो इस समय टेंशन कितना होगा इस समय इक्विलिब्रियम में? टेंशन टी। हाँ कर लो इसके कंपोनेंट, वैसे बिना कंपोनेंट किए भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे पढ़ा हुआ है तुमने तो वैसे ही कर लो। ये थीटा, एक ये थीटा होगा, यहाँ पर टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई, और टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? एम जी। हमको रिक्वायरमेंट टेंशन की है, इसलिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। टी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टी कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो टेंशन कितना आ जाएगा इससे? अंडर रूट क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ठीक है, तो टेंशन अपॉन मास करोगे तो कितना बनेगा ये बनेगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर। और अब इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ये जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट, अंडर रूट कितना। समझ आया ये क्या किया आरुषि? टी बाई एम करो, ये अपने आप करो इसको। मैं समझ गया, तुम ये पूछना चाह रहे हो कॉमन निकाल के कैंसिल वैंसिल कैसे किया, वो अपने आप करो। ये मैथ खुद लगाओ छोटा सा। हम्म, क्या लिखा है उल्टा? टी डिवाइड नहीं किया था हमने इनिशियली, तो स्क्वायर करके ऐड किया है। ये टी साइन थीटा का स्क्वायर, टी कॉस थीटा का ये एम को हमने बाहर निकाला, तो क्यू ई बाई एम बचेगा, इसको बाहर बाद में लिखा है ये तो खैर। तो ये क्या हुआ, इसका टाइम पीरियड हुआ। तो ये टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या है सिंपल पेंडुलम में? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। ठीक है, और जी इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या है? टेंशन इन इक्विलिब्रियम अपॉन एम। इसके अलावा अपनी नोटबुक में एक चीज क्लियर कर लेना, हमने दो दो टी यूज किए हैं। यहां पर टी टाइम पीरियड नहीं है, ये टेंशन है, और जबकि ये वाला टी है, ये क्या है? ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। राइट, ठीक है। और जल्दी बोलो भाई,
लगता है ये वाली चीज़ें जिसमें 11th का यूज़ हो रहा है वो तुमको डिफ़िकल्ट लग रही हैं। आरुषि का पता नहीं क्यों। आरुषि किस चीज़ की, कल की? हाँ चलो कोई बात नहीं, ये वाले पेपर तो छोटे मोटे पेपर हैं। अब देखो यही चीज़ और लगानी है सर्कुलर मोशन में भी हमको, कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हम निकालते थे कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर जाए। कितनी वेलोसिटी चाहिए होती थी लोएस्ट पॉइंट पर, बताओ? लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी चाहिए होती थी वो अंडर रूट कितना, हाँ, तो सर्कुलर मोशन में अंडर रूट जीएल नहीं था यार, ये पॉइंट है ए, अंडर रूट 5 GL था, ये बी है। तो मिनिमम वेलोसिटी जो यहां पर चाहिए होती है वी ए, तो वी ए मिनिमम वेलोसिटी होती है अंडर रूट 5 GL। लेकिन अगर यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी कहीं पर, अब वो तीनों केस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो है ना। राइट है तो लेफ्ट भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर और नीचे से फर्क पड़ेगा। तो इसमें यह पूछा जाता है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें पार्टिकल को कि सर्कल कंप्लीट कर ले। तो वो मिनिमम वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी ए मिनिमम, वी ए मिनिमम आएगा अंडर रूट 5G इफेक्टिव इंटू एल के बराबर। इसको नोट कर लो इसको भी। और जी इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या होगा, जी इफेक्टिव निकालने का तरीका होगा रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेंशन निकालो और उसको मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसमें देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो जी इफेक्टिव कितना होगा, तब तो बहुत सिंपल हो जाता है, जी प्लस क्यू ई बाई एम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ तो जी इफेक्टिव हो जाता है जी प्लस क्यू ई बाई एम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपर डायरेक्शन में है तो फिर जी इफेक्टिव कितना होगा, जी माइनस क्यू ई बाई एम। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, दोनों केसेस के लिए कितना हो जाएगा ये, हाँ, जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी जी इफेक्टिव इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी तरह के क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं। अब इस पर क्वेश्चन तो और भी बहुत बहुत से हैं, लेकिन मैं अभी तुमको वो नहीं बताऊंगा। अब जल्दी से कुछ दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होती है, बोलो? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्टेट डेफिनेशन तुम लोग कई बार बता चुके, अब तो याद हो गया होगा। मैं बड़ा खुश हुआ था जब तुमने बता दी थी पहली बार में ये तो। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की में भी होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है। एक होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन, और एक होती है सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के बाद, और मुझे लगता भी नहीं है कि तुम्हें सेल्फ एनर्जी स्कूल में पढ़ाई भी है। सेल्फ एनर्जी नाम से नहीं पढ़ाई तुमको, केवल एक ही पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई होगी, के Q1 Q2 बाई आर, है ना। तो यहां पर
पोटेंशियल एनर्जी कितने तरह की पढ़ेंगे हम? दो तरह की पढ़ेंगे। कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन और दूसरी होती है सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी हमको अभी नहीं पढ़ना है, सेल्फ एनर्जी तो हम गॉस लॉ पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। और यहां पर हम पढ़ेंगे कौन सी एनर्जी? इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन ही पढ़ेंगे हम। आरुषि बोल नहीं रही हो कुछ? तो अब हम हेडिंग डालते हैं पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो हम ऐसे देते हैं कि मान लो ये क्यू चार्ज है और यहाँ पर ये एक स्मॉल क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि दोनों चार्ज इनिशियली कहाँ पर थे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे। जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। और जब हमने इनको पास पास ले आए तो इनको पास पास लाने में जितना वर्क किया है एक्सटर्नल एजेंट ने, वो वर्क ही किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in assembling the system of charge particles is equal to electrostatic potential energy। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये होती है किसी सिस्टम को इन्फिनिटी से लाकर असेंबल करने में एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया वो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, समझ गए इतना? दिवेश, ये डेफिनेशन समझ में आई? अच्छा, दूसरी डेफिनेशन ये है, सेकंड डेफिनेशन, कि क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है और स्मॉल क्यू चार्ज को मैं इंफिनिटी से लेके आया कहां पर? आर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing charge q from infinity to the position to the point, इसको मैं नाम दे देता हूं A, to the point A is equal to पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये डेफिनेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन से मिलती जुलती है। पोटेंशियल में क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं, इसमें किसको ले आते हैं? पूरे चार्ज को ही ले आते हैं। ठीक है, इसमें हम किसको ले आए? पूरे चार्ज को ले आए। इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ गए हम यहां तक, तो यहां तक लाने में जो वर्क किया है एक्सटर्नल एजेंट ने, वो वर्क किसके बराबर है? किससे बराबर? पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? ये जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी ना हमने, ये क्यू, स्मॉल क्यू की है, कैपिटल क्यू की है? ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है।
ये किसी एक चार्ज की नहीं है, दोनों की मिला के है, ये दोनों चार्जेस की मिला के ये पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों शेयर करते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी इज शेयर्ड बाय ऑल चार्जेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के सारे चार्जेस शेयर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ये तो डेफिनेशन हुई। और अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का। फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तुमको स्कूल में डेरिवेशन कराया है क्या इसका, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है? अच्छा, क्या कराया था डेरिवेशन में, थोड़ा सा मुझे हिंट दो। आगे जाके और चलो समझ गया, मैं उसी मेथड से करा देता हूं। मतलब वो ना इन्फिनिटी से लेके नहीं आए अल्लाह है चार्ज को एक पॉइंट से दूर इन्फिनिटी लेके गए, उल्टा किया है ना। ये क्यू चार्ज है और एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज को मैं ले जाता हूं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। वी टेक ए चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए की डिस्टेंस मैंने मान ली r1 है और पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r2 के बराबर है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस प्रोसेस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहां पर। उसका इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है ना वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, सिंस फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, we need to do integration। इंटीग्रेशन से ही कराया होगा क्यों बेटा? तो हमने मान लिया कि किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर चार्ज पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है ये। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एट सम इंस्टेंट, एट सम इंस्टेंट स्मॉल q इज एट डिस्टेंस x। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है q की वजह से, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा स्मॉल क्यू पर, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड, क्योंकि दोनों को हम पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई, और ये होगा क्यू इंटू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? इतना। अब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन में हम लिखेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट
dx। अब हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहे हैं? dw is the work done in a small displacement dx। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन हम इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो हमने क्या मान लिया? फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमने ये माना कि डिस्प्लेसमेंट dx इतना छोटा सा है कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है। यही इंटीग्रेशन का कैलकुलस का बेसिक अप्रोच होता है कि हम जब dx डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा चेंज हो ही नहीं पाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई समझ में ना, मुझे लग नहीं रहा तो मैं समझ में आई ये बात। आरुषि तुमको समझ में आया? देखो इसका लॉजिक ये होता है कि मान लो x की वैल्यू है 1 मीटर, हम 1 मीटर पर निकाल रहे हैं फोर्स कितना लिखा, फिर मैंने फोर्स लिखा 1.0000001 मीटर पर, यानी 1 पॉइंट के बाद मैंने बहुत सारे जीरो लगाए फिर 1 लिखा। तो दोनों पोजीशन में जो डिफरेंस है 1 मीटर में और 1.0001 में वो इतना कम है कि फोर्स बहुत ज्यादा चेंज हुआ ही नहीं होगा। और इसी छोटे से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? dx कहते हैं। बात समझ में आई? हाँ। अब मैंने स्पेस क्रिएट करने के लिए ना थोड़ा इसको छोटा कर दिया है। तो अब हमें वर्क यहां तक हो गया था डी, अभी वो दिखेगा, चिंता मत करो, सारी चीजें अभी दिखेंगी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना लिखा मैंने? एफ डॉट डी एक्स। अब इसमें ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ एफ मॉडुलस ऑफ डी एक्स इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू बताओ बेटा कितना है यहां पर? 0 है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। और एफ कितना था? फोर्स था के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन इंटू डी एक्स। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/x² dx। और x का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? x का इंटीग्रेशन होगा, देखो हम a से b ले जा रहे हैं, a से b ले जा रहे हैं, तो जब हम a पॉइंट पर हैं तो x की वैल्यू क्या है? r1। और जब हम यहां पहुंच जाएंगे तो x की वैल्यू की r2। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स लगाएंगे हम इसमें r1 से r2 तक। ये समझ में आया? तो अब वर्क डन W इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है? याद है कि नहीं? -1/x होता है इसका इंटीग्रेशन। तो W इक्वल टू, दिवेश तुमको याद है? अब इसमें माइनस साइन बाहर निकाल दिया, अब हम इसमें लिमिट्स रखेंगे तो W इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू क्यू 1/r2 r1। तो जो वर्क डन आया वो आ जाएगा के माइनस साइन के क्यू इंटू क्यू 1/r2 माइनस 1/r1। ये वर्क किसने किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। अब हम क्या करते हैं? नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बन जाएगा? r1 माइनस r2। ठीक है, माइनस साइन अंदर ले गए तो ये 1/r1 पहले हो गया, 1/r2 बाद में हो गया। ठीक है, और यही क्या बन जाएगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन ये तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बता रहा है दो पॉइंट के बीच में। तो याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन, potential energy is taken at infinity equals to 0।
इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। तो सपोज R2 को कितना ले लें हम, इन्फिनिटी ले लें। अगर R2 को इन्फिनिटी रख देंगे तो कितना बन जाएगा ये, हाँ तो अब ये बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूं मैं, तो ये बन जाएगा अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, या वर्क डन हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन R1। यानी कि ये क्यू चार्ज था, ये स्मॉल क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर R1 है, ठीक है, तो यही W क्या है, वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू इंटू क्यू अपॉन R1। और जनरल फार्मूला जनरली हम ऐसा लिख लेते हैं, ये Q, ये स्मॉल q, R1 की जगह अगर डिस्टेंस कितनी है, R है, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस कर देते हैं, के क्यू इंटू क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, के Q1 Q2 बाई आर या Q इंटू क्यू बाई आर। अगर दो चार्ज होते, एक Q1 होता एक Q2 होता, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 बाई x के बराबर, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा होता, एक चार्ज है -4 कूलम, एक चार्ज है 3 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के -4 इंटू 3/5, यानी -12K/5 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय चार्ज विथ साइन लेना होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय चार्जेस को विथ साइन लेना है, क्या क्या चीज, हमने जब डेरिवेशन किया है तो चार्ज को तो जो चार्ज था वैसे ही लिया है ना। नहीं नहीं, पहले तो ये समझो कि जब भी हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो चार्जेस को कैसा लेना है, विद विद साइन। इसलिए लेना है क्योंकि जब हमने फॉर्मूले में डेरिवेशन किया तो चार्ज को साइन के साथ ही तो लिया था, फोर्स उनको कैसा माना था, रिपल्सिव माना है ना, तो चार्ज को विद साइन रखना है। और दूसरी चीज ये है, पहले तो नोट ही लिखो इसमें, while calculating potential energy, charges are taken with sign। और इसका रीजन ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। इसका नेगेटिव या पॉजिटिव होना डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, इसका नेगेटिव या पॉजिटिव होना किस पर डिपेंड करता है, साइन पर। समझ गए, वेक्टर क्वांटिटी का पॉजिटिव और नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करता है, उसकी डायरेक्शन पर। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में हम डायरेक्शन देख के पॉजिटिव नेगेटिव लिखते थे। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव हो सकता है, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो सकता है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या फॉलो किया है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है कुछ, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स अट्रैक्टिव है उनके बीच में। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, यानी कि सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम इज मोर स्टेबल, एज कंपेयर टू ए सिस्टम which has positive potential energy, right।
पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी जिस सिस्टम की है उसके कंपैरिजन में नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वाला सिस्टम कैसा होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए तुमने 11th में भी पढ़ा होगा, सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, टोटल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अगर उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव हो गई फिर तो वो अर्थ के अट्रैक्शन से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, नेगेटिव एनर्जी लिखते हैं, तभी वो कैसा रहता है, न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, अदरवाइज वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? समझ आ रहा है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव यानी कि सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जैसे मैं एग्जांपल लूं एक, मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं, हर एक साइड की लेंथ कितनी है, ए के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं इसमें, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पहले इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, के क्यू इंटू क्यू बाई ए, ये पहले दूसरे की बना ली, अब पहले तीसरे की लिखो, के क्यू स्क्वायर बाई ए, प्लस अब दूसरे तीसरे की भी लिखो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए 3 टाइम्स। ठीक है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अगर कोई पूछेगी तीनों चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी पर थे, इस सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट ने, तो वर्क है 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया है, नेगेटिव। एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स का जो वर्क है वो डायरेक्टली किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, नहीं समझे? तो ये तो तुम्हारे लिए फायदे की चीज है, ये तो कल तुम्हारे उसमें आ सकता है। क्या पोटेंशियल एनर्जी, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो बेटा, माइक्रोफोन पास में रखो। अच्छा कोई बात नहीं, तो कभी तो आएगा। तो ये था, अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये तो हो गया, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जो सिस्टम तुम देख रहे हो इसकी, और ये कौन सा सिस्टम है ये देख लेते हैं। ये है इक्वल, हाँ निकालो जरा, ये इसकी स्क्वायर है, हर एक वर्टेक्स पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, हर एक साइड की लेंथ ए है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसमें क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कितने पेयर बनेंगे टोटल, एक 1 2 बनेगा, एक 1 3 बनेगा, एक 1 4, 1 का हमने 2 3 4 के साथ बना दिया, फिर 2 का 3 और 4 के साथ, और एक ही को डबल डबल नहीं करना है कि 1 का 2 के साथ ले लिया और 2 का 1 के साथ भी ले लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों की मिला के कॉमन होती है, तो 1 2 या 2 1 एक ही बात है। और टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने इसमें, बोलो, 6। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बनते हैं NC2, तुमने उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो अगर n आइडेंटिकल चार्जेस हैं और वो इक्वल साइड्स पर रखे हुए हैं, तो कितने पेयर बनेंगे, NC2 के बराबर। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितना आता है, 5.1 दिव्येश तुम भी करो जरा, तुमने डिवाइड मत करो, उससे रूट वगैरह में ही लिखा रहने दो।
इसको ना चलो कितना ही आ रहा है, ए क्यू स्क्वायर बाई ए 4 प्लस रूट 2 यही आया। ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नोट करो। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू n बाई टू इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। ये सारे पेयर नहीं देखने पड़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, n है, तो फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्टकट क्या होगा, n बाई टू इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। केवल एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बाकी सभी की वजह से लिख दें। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसमें n क्या है अभी बताते हैं आपको एग्जाम्पल के साथ। इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व ऐसे करूं, देखो एक तो ये सॉल्व हो गया था। अब मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया तुमको पोटेंशियल एनर्जी का, वो फॉर्मूला क्या है, n बाई टू इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, तो यहां पे n बाई टू का मतलब है 4 बाई टू इंटू, अब हम क्या करें, केवल एक ही चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे बाकी सारे की वजह से, यानी कि कितने टर्म्स आएंगी इसमें, केवल 3 आएंगी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इसकी वजह से लिखूं तो क्या लिखूंगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अरे बोलो भाई, इन दोनों की इन दोनों की इसकी इस वाले पोटेंशियल एनर्जी की लिख रहा हूं मैं, इसकी किसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, तो कितनी हुई इस कॉम्बिनेशन की। अब इसकी बताओ जरा, इसकी वजह से, तो उसको 2 टाइम्स कर दें हम, प्लस अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस वाले की वजह से बताओ क्या हो जाएगी, हाँ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू। अब हमको सारे पेयर नहीं बनाने पड़े ना, और अब मैं अपने सामने सेट रहा हूं, जरा चेक करके बताओ क्या ये इतना ही आ रहा है जितना ऊपर आ रहा था। इसमें से के क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए को, 4 बाई टू में 2 बचेगा उसको अंदर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 2 बाई रूट टू, और 2 बाई रूट टू का मतलब रूट टू। तो ये मेथड थोड़ा सिंपल है कि नहीं, लेकिन ये तभी लगेगा जब सारे चार्जेस जो हैं कैसे हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो। अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड वाले होंगे तो नहीं लगाना है, सारे चार्जेस आइडेंटिकल होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं अब हम आगे। तो अब ये फॉर्मूला याद रखो जल्दी से, क्या फॉर्मूला है, NC2 का। ठीक है, और ये है नीचे शॉर्टकट, U टोटल का मतलब है n बाई टू इंटू U1। U1 का मतलब है किसी भी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, देखो ये वाला, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अगर इसको मैं शॉर्टकट से सॉल्व ना करूं तो इसे सॉल्व करते करते बहुत टाइम खराब हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बचे बनेंगी, क्यों भाई, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, तो 8C2 में कितनी टर्म्स बनेंगी, हम्म,
8C2 कितना होता है, कितना 28। तो इतनी टर्म्स बनाते बनाते तो हालत खराब हो जाएगी। तो इससे बेटर क्या करना है, शॉर्टकट लगाना है, एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखना है बाकी सारे चार्जेस की वजह से, इनटू क्या कर देना है n/2। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको करना, ठीक है। तो मैं क्लास यहीं कंप्लीट करता हूँ, शायद तुम्हारी और भी कहीं होगी क्लास अभी। इसको इसकी रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेज दूंगा, तो उसमें से देख लेना, जो जो तुम्हें नोट करना हो वो कर लेना, ठीक है। चलो तो